जो एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ना चाहे है ना, वो भी डायरेक्ट यहाँ से वो यूसेज देख सकते हैं। यूसेज और एप्लीकेशन से सवाल कभी कभी आ जाता है। चलिए, कंपाउंड्स के नाम पता होना चाहिए। फिर मैंने वही 5-7 कॉमन रिएक्शंस उठा ली, तो मैंने हेडिंग लगा दी रिएक्शंस ऑफ कैल्शियम कंपाउंड्स, ताकि एक साथ आपको सारी रिएक्शंस दिख जाए। अब आप दिमाग में ये ले आना, क्योंकि डाउट यही होता है कि क्या सर ये लाइम वाटर और मिल्क ऑफ लाइम अलग अलग है? नहीं, केमिकली दोनों एक ही हैं। अब दीवार पे जो चिपका हुआ है वो CaCO3 है। अब जो दीवार पे चिपका हुआ है वो क्या है? CaCO3 है। और मिल्कीनेस मतलब वही है, दूधिया रंग का सफेद हो जाता है। हेलो बच्चों, वेलकम टू कंपटीशन वाला चैनल। आज स्वागत है आपका एस ब्लॉक के लेक्चर नंबर 3 में। एस ब्लॉक के 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं बेटा, और उसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, खूब सारी उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, एल्कली मेटल्स की, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। उसके बाद हमने कल वाले जो हमारा लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2 था, उसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से जो है रिएक्शंस होती है, डिफरेंट रिएक्शंस हमने देखी है ना, पानी के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, सोडियम के कंपाउंड्स देखे, सॉल्युबिलिटी देखी खूब सारे आयनिक सॉल्ट्स की एस ब्लॉक के। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होगी। अब आगे बचा ज्यादा कुछ है नहीं, मैं बता देता हूं आपको। आज के लेक्चर में कुछ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर में। इवन जो यूसेज वगैरह है वो तो मैं लिख के ही लाया हूं, मैं चाहे तो उसको रीड कर लूंगा, बट वो मैं एनसीईआरटी से आपके लिए लिख के लाया हूं कि जो एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ना चाहे है ना, वो भी डायरेक्ट यहां से वो यूसेज देख सकते हैं। यूसेज और एप्लीकेशन से सवाल कभी कभी आ जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। कल हमारे पास जो है आज का गोल हमारा वैसे ये सब है, ठीक है, आपको नाम से पता है। एनोमैलस प्रॉपर्टी, एनोमैलस का मतलब होता है बेटा असंगत, असंगत का मतलब होता है डिफरेंट बिहेवियर, मतलब बाकी सबके जैसा नहीं, मतलब 5 का अलग चल रहा है, 1 का अलग चल रहा है, तो जो 1 है उसको एनोमैलस बिहेवियर बोलेंगे। पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, एनोमैलस प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम, क्योंकि फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए भी अपन ये पढ़ेंगे। पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, और यहां पे किसमें होगा? लिथियम एंड मैग्नीशियम। उससे पहले कल हमारे जो रह गया था वो ये था कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। कल रह गया था क्या? कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम रह गया था, तो उसको कवर कर लेते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम को। कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम के बारे में मैं बता दूं कि जब आप एनसीईआरटी जाके खोलोगे तो कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम में अलग अलग कंपाउंड्स को अलग अलग पैराग्राफ या अलग अलग पॉइंट्स बना के दिया गया है। जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा कि यार ये सब बार बार रिपीटेड रिएक्शंस दिखा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है तो उससे कैल्शियम ऑक्साइड बना रखा है, फिर कैल्शियम ऑक्साइड में जाके वापस बता रखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड की प्रिपरेशन कैसे होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से जो प्रिपरेशन पहले हो रखी थी उसी रिएक्शन को रिपीट कर रखा है। तो आप वो एक पेज जब पढ़ोगे तो अल्टीमेटली 4 या 5 रिएक्शंस आपके सामने निकल के आएगी कि हाँ ये 5 रिएक्शन अगर मुझे पता है तो फिर इस कैल्शियम के सारे कंपाउंड्स की रिएक्शन भी मुझे पता है। तो मैंने क्या किया कि कंपाउंड्स के नाम पता होना चाहिए, एक तो सिंपल सी बात है, ठीक है, कंपाउंड्स के नाम पता होना चाहिए। फिर मैंने वही 5-7 कॉमन रिएक्शंस उठा ली, तो मैंने हेडिंग लगा दी रिएक्शंस ऑफ कैल्शियम कंपाउंड्स, ताकि एक साथ आपको सारी रिएक्शंस दिख जाए, ठीक है। तो अपन ने अलग अलग नहीं पढ़ा, क्योंकि बार बार रिपीटेड वे में उनको चीजों को लिखा हुआ है बेटा, है ना। आप जाके पढ़ना एनसीईआरटी, पता लगेगा कि हाँ 4-5 रिएक्शंस को ये गोल गोल घुमा रहा है हर एक कंपाउंड में, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर मैं एक चेन रिएक्शन बता दूंगा आपको, उस चेन रिएक्शन से आपको एक बार फिर से एक मान के चलिए कि जो भी पढ़ाऊंगा मैं उसको रिवाइज कर लोगे अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, जो कंपाउंड्स कैल्शियम के दिए हुए हैं कहां पे? एनसीईआरटी में। उनमें सबसे पहला है कैल्शियम ऑक्साइड, एंड दैट इज नोन एज कैल्शियम क्विक लाइम। किससे कौन सा है होता है? ये क्विक लाइम होता है, ठीक है। उसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? लाइम स्टोन। क्या कहते हैं इसको? लाइम स्टोन, इसका नाम होता है लाइम स्टोन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं बेटा? स्लैक्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? स्लैक्ड लाइम। कैल्शियम सल्फेट में 2 फॉर्मूले होते हैं, जिनमें से फॉर्मूला में वेरिएशंस आने पर एक को जिप्सम कहते हैं, एक को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, और डेड बर्न्ट प्लास्टर भी कहलाता है। तो यहां पर भी आएंगे हम। जिन चेन रिएक्शंस की मैं बात कर रहा हूं वो 1, 2 एंड 3 है। इन 3 कंपाउंड्स की आपस में मिलती जुलती रिएक्शंस होती है। ये तीनों कंपाउंड आपस में एक दूसरे से बनाए जा सकते हैं, इस वजह से वो चेन रिएक्शंस की बात होगी। उसके बाद कैल्शियम सल्फेट और सीमेंट को हम अलग से देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए मैंने यहां पर डायरेक्ट हेडिंग लगा दी है रिएक्शंस ऑफ कैल्शियम कंपाउंड्स, मतलब आपको मैं एक कंपाउंड बताऊंगा और वहां से आगे रिएक्शंस चलती जाएगी। जैसे मैं फर्स्ट रिएक्शन ले लेता हूं बेटा, मान लीजिए फर्स्ट रिएक्शन मैंने क्या ले ली। अब बार बार नाम नहीं लिखूंगा बेटा, आपको पता है कि CaCO3 को क्या कहते हैं? आपको पता है CaCO3 को क्या कहते हैं? लाइम स्टोन कहते हैं। कैल्शियम का कार्बोनेट होता है,
और आप पहले से ही जानते हो कि कार्बोनेट का थर्मल डीकंपोजिशन करने पर, कार्बोनेट का थर्मल डीकंपोजिशन करने पर क्या बनता है भाई? कैल्शियम का ऑक्साइड बन जाएगा और क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगी। क्या हम ये पहले से पढ़ चुके हैं कि कार्बोनेट को, दुनिया के किसी भी कार्बोनेट को गर्म करने पर ऑक्साइड और CO2 निकल जाती है। यहां पर भी ऐसा ही हुआ है बेटा। लो फाई कार्बोनेट्स नहीं टूटते हैं, ये हाई फाई हैं, क्योंकि लो फाई 4 ही हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो ये कैसा बेटा? ये है आपका हाई फाई कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। टूटेगा किस में? टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा, और किस में टूटेगा? CO2 में टूटेगा। रिएक्शन की बैलेंसिंग को चेक ना करें, मैंने यहां पे रिवर्सिबल रिएक्शन लगाई है। रिवर्सिबल रिएक्शन लगाया है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप फिर से लिख सकते हो कि CaO को अगर CO2 खिला दोगे तो फिर से NCERT ने लिखा हुआ है कि यहां पे CaCO3 बन जाएगा। अगर CaO को आप फिर से CO2 बना दोगे, CO2 खिला दोगे, तो फिर से क्या बन जाएगा? CaCO3 बन जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर वाली रिएक्शन को रिवर्स करके लिख दिया, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड से अगर कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है तो भी बन सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट से अगर कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है तो भी बन सकता है। एक बार फिर से लिख देता हूं, वैसे तो पीछे लिखा हुआ है कि कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं बेटा? इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं इसको? क्विक लाइम। और इसको क्या बोलते हैं? लाइम स्टोन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? लाइम स्टोन। आ जाओ, अब अपने पास क्या प्रोडक्ट आया? कैल्शियम ऑक्साइड आ गया। अब आप जाके चेक करोगे एनसीईआरटी में, तो यहां पे ये दो रिएक्शन में आपके दो कंपाउंड खत्म हो जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड की अगर बात करें तो आगे रिएक्शन को फॉरवर्ड करते हैं। मान लीजिए दूसरी रिएक्शन लिखते हैं ऐसा कि कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम पानी में डाल दें, दुनिया के किसी भी ऑक्साइड को जब पानी में डालोगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा। दुनिया के किसी भी ऑक्साइड को जब पानी में डालोगे तो क्या बनेगा बेटा? हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो बताओ मैं भी क्या बना दूं? मैं भी क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दूं क्या? अब आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, लीजिए आपने क्या लगा दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम होता है बेटा, इसका नाम होता है क्या? स्लैक्ड लाइम। क्या होता है इसका नाम? स्लैक्ड लाइम। क्या बोलते हैं इसको? स्लैक्ड लाइम। हिंदी में इनके नाम होते हैं, वो इसके यूसेज को समझा देते हैं। बेसिकली इसका नाम होता है अबुझित चूना हुआ, मतलब अबुझित चूना मतलब बिना बुझा हुआ चूना। और ये स्लैक्ड लाइम का मतलब हिंदी में होता है बेटा बूझित चूना। क्या बोलते हैं इसको? बूझित चूना मतलब बुझा हुआ चूना। तो बेसिकली क्या होता है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड के लंप्स को, ये सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, बड़े बड़े लंप्स होते हैं, उनको जब H2O में डाला जाता है तो ये रिएक्शन होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसकी जितनी हीट होती है सब अंदर से निकल जाती है और क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। एक पॉइंट मैं यहीं पे समझा देता हूं कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसका एक्वस सॉल्यूशन, उसका एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है, उसका एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है बेटा लाइम वाटर। क्या कहलाता है उसका एक्वस सॉल्यूशन? लाइम वाटर। इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या कहलाता है? लाइम वाटर। और इसका जो सस्पेंशन होता है, इसका जो सस्पेंशन होता है, इसी का सस्पेंशन फॉर्म, वो कहलाता है, वो कहलाता है मिल्क ऑफ लाइम। मिल्क ऑफ लाइम। ठीक है भाई, ये दो फॉर्म है। अब आप दिमाग में ये ले आना, क्योंकि डाउट यही होता है कि क्या सर ये लाइम वाटर और मिल्क ऑफ लाइम अलग अलग है? नहीं, केमिकली दोनों एक ही हैं। एक केमिकल का एक्वस फॉर्म कहला रहा है क्या? लाइम वाटर, और उसी का सेडिमेंटेड जो सस्पेंशन फॉर्म है, गाढ़ा विस्कस फॉर्म है, वो क्या कहला रहा है बेटा? मिल्क ऑफ लाइम कहला रहा है। चलो इसको ऐसे समझ लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे बीकर लिया, उस बीकर में आपने क्या डाल दिया बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। क्या डाल दिया आपने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। इसको बाहर लिख देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ये जो गाढ़ा फॉर्म होता है इस तरह से, अब ये दो फॉर्म में नजर आ गया। देखो बेटा ये दो फॉर्म में नजर आ रहा है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक। ये तो कहलाता है बेटा मिल्क ऑफ लाइम, और ये क्या कहलाता है? लाइम वाटर।
अब चीज दोनों एक ही है, चीज दोनों एक ही है, यहां से यहां तक है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही, बस इसकी फॉर्म अलग अलग है। तो बहुत से लोगों को डाउट होता है, बहुत से लोग तो इतना तक गलत कर देते हैं बेटा कि कैल्शियम ऑक्साइड को वो बोल देते हैं लाइम वाटर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वो बोल देते हैं क्या, मिल्क ऑफ लाइम। गलत, दोनों ही मिल्क ऑफ लाइम, जो मिल्क ऑफ लाइम और क्या बोलते हैं लाइम वाटर, दोनों ही क्या होते हैं बेटा, केमिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होते हैं। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आपने कप सिरप देखा होगा, बहुत सारी कप सिरप ऐसी आती है जिनके ऊपर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि उसको यूज करने से पहले उसको शेक कर लेते हो। क्यों कर लेते हो? क्योंकि वो जानते हैं कंपनी वाले कि अगर ये लंबे समय तक पड़ी रह जाएगी, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, तो इसके जो पार्टिकल्स है वो नीचे जम जाएंगे और ऊपर जो है वो एक्वस सोल्यूशन की एक लेयर आ जाएगी। तो फिर उस केस में अगर आप दवाई डायरेक्ट बिना हिलाए ले लोगे स्पून में, तो बेटा ऊपर ऊपर का पानी पी जाओगे फिर तो जो पार्टिकल्स हैं, जो दवाई का मेन इंग्रेडिएंट है, वो आपके काम नहीं आएगा। तो उसी तरह से जो वो नीचे बैठा हुआ सेडिमेंटेड जो पार्टिकल्स होते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं नीचे बैठ जाने को, सेडिमेंटेड जो पार्टिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं बेटा वो सस्पेंशन फॉर्म में होते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सस्पेंशन। ये पूरा एक सस्पेंशन कहलाता है। किसमें? अब आप इसको मिक्स करोगे तो ये दोनों कुछ देर के लिए मिक्स हो जाएंगे, वापस छोड़ दोगे थोड़ी देर के लिए तो ये दोनों फिर से सेपरेट हो जाएंगे। तो हम ये तो कह ही सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है दोनों, ठीक है। तो आज के बाद ये डाउट मत रखना कि ये अलग होता है ये अलग होता है। केमिकली दोनों अलग, केमिकली दोनों सेम होते हैं। हाँ, इनकी फॉर्म्स अलग अलग होती है। जब आप इस सॉल्यूशन को छोड़ देते हो, स्लैक्ड लाइम के सॉल्यूशन को छोड़ देते हो, और स्लैक्ड लाइम किसको बोलते हैं? जब कैल्शियम ऑक्साइड को आप पानी में डाल देते हो, ठीक है। जब कैल्शियम ऑक्साइड को आप क्या डाल देते हो? पानी में डाल देते हो। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने ये सब देखा होगा, क्योंकि आज का जमाना तो क्या है कि बेटा पेंट्स का आ गया, डिस्टेंबर का आ गया, दीवारों पे ये किया जाता है। लेकिन जो व्हाइट वॉश होता है, ओरिजिनल व्हाइट वॉश, वो चूने से होता है ना। और चूना जो है वो किस तरह से बड़े बड़े लंप्स के रूप में हमको मिलता है, और जो हम घर पर छोटे छोटे टुकड़े लेके आते हैं, चूने के पत्थर बोलते हैं ना जिसको, चूने का पत्थर, वो चूने का पत्थर होता क्या है? वो चूने का पत्थर होता है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लेके आते हैं किसी ऐसी जगह से जो खुद कैल्शियम ऑक्साइड को किस तरह से बनाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके। कैल्शियम कार्बोनेट को कंपनी वाले जो होते हैं वो गर्म करते हैं, चूने के भट्टे बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं उनको? भट्टे। भट्टे बोलते हैं, मुझे नहीं पता, राजस्थान में तो भट्टे बोलते हैं रीजनल लैंग्वेज में, कि भट्टे से चूना लेके आना। तो भट्टे में होता क्या है? भट्टे में बेटा कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है और क्या बनाया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनाया जाता है। उस कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं चूना पत्थर, और वो हम लेके आते हैं घर पर। और घर पर जब हमको व्हाइट वॉश करना है तो पहले हम उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? पानी के। तो हम क्या करते हैं? एक बड़ा सा कोई बर्तन लेंगे, बड़ा सा बर्तन लेके उसमें क्या डाल देते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड डाल देते हैं। वो सॉल्यूशन भयंकर तरीके से गर्म हो जाता है, क्योंकि जब ये रिएक्शन होती है तो जबरदस्त मात्रा में हीट रिलीज होती है। अब हम जिससे व्हाइट वॉश करने वाले हैं, वो हमारे लिए तैयार है स्लैक्ड लाइम। क्या बोलेंगे उसको हम? स्लैक्ड लाइम। तो बेसिकली ब्रश से जब हम व्हाइट वॉश कर रहे हैं, तो जिस दीवार पे जब हम व्हाइट वॉश कर रहे हैं, तो वो व्हाइट वॉश करने वाला सब्सटेंस कौन सा है जिससे हम कर रहे हैं? वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। आप देखना, अगर आपने इतना कुछ देखा होगा तो डेफिनेटली आपने ये चीज भी नोटिस करी होगी कि उस व्हाइट वॉश वाले सॉल्यूशन को जब हम उस वाले बाल्टी को जब बहुत देर तक पड़े रहने देते हैं, तो ऊपर क्लियर पानी आ जाता है और नीचे एकदम व्हाइट व्हाइट सा गाढ़ा लिक्विड हो जाता है। वही दो फॉर्मेट जिसकी मैं बात कर रहा था, यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। फिर जब हमको वापस से क्या बोलते हैं व्हाइट वॉश करना होता है, तो हम क्या करते हैं? उसको मिक्स करके फिर से दीवारों पे व्हाइट वॉश किया जाता है। ये यहां तक की कहानी थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। अब क्या होता है? आगे चलते हैं, आगे एक चीज और बताता हूं। थर्ड रिएक्शन देखो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर CO2 के साथ रिएक्शन की जाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर CO2 खाएगा तो बनेगा बेटा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। देखो यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट से चले थे हम, यहां पर ये वाला तक रिएक्शन समझ में आई। अब मैंने यही तो कहा ये आपस में मिलती जुलती रिएक्शन है, कौन किससे बन जाता है? आपस में ही बन जाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप CO2 खिलाओगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जो कलर में कैसा होता है? मिल्की व्हाइटनेस होता है। इसमें क्या होता है? मिल्कीनेस होती है, मिल्कीनेस होता है। और ये यूं या यूं लिख दीजिए, डायरेक्ट मिल्कीनेस ही लिख दीजिए, मिल्कीनेस आ जाती है, मतलब व्हाइट कलर आ जाता है। अब आप सोचो कि जब दिवाली पर क्या होता है कि घर की साफ सफाई होती है और व्हाइट वॉश होता है, तो जिस दीवार पे व्हाइट वॉश होता है,
क्या आप व्हाइट वॉश घुमाते ही व्हाइट हो जाता है क्या? या आपको एक बार के लिए तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने पानी घुमाया हो, ऐसा ही लगता है बेटा? क्या होगा कि जब वो सूखेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपका व्हाइट वॉश है, वो जब सूखता है तो वो एटमॉस्फेयर से CO2 खाता है। क्या खाता है? वो एटमॉस्फेयर से CO2 खाता है, और जैसे ही एटमॉस्फेयर से CO2 खाएगा, क्या बन जाएगा? CaCO3 बन जाएगा। अब दीवार पे जो चिपका हुआ है वो CaCO3 है। अब जो दीवार पे चिपका हुआ है वो क्या है? CaCO3 है। और मिल्कीनेस मतलब वही है, दूधिया रंग का सफेद हो जाता है। फिर हम उसमें वो क्या बोलते हैं, ब्लू कलर का एक टेंट भी मिलाते हैं ताकि वो बिल्कुल ऑफ वाइट नजर ना आए हमको। ठीक है, तो ये बन गया क्या आपका CaCO3। क्यों? क्योंकि वो CO2 एब्जॉर्ब कर रहा है। कहां से? एटमॉस्फेयर से। कभी फील किया हो आपने कि बिल्कुल व्हाइट वॉश हुए कमरे में जाना, कभी एकदम ताजा ताजा व्हाइट वॉश हुए हुए कमरे में जाना, आपको लगेगा यहां पे ऑक्सीजन कंटेंट बहुत ज्यादा है, एकदम फ्रेशनेस से फील होगी आपको। क्यों होगी? क्योंकि उस रूम में जितनी CO2 था, उस रूम में जितना CO2 था वो ये एब्जॉर्ब करता है, तभी तो वो सूखता है बेटा। और सूख के क्या बनता है? CaCO3 बनता है। उस रूम में आप बहुत फ्रेश फील करोगे, आपको लगेगा कि यार यहां एकदम मुझे बिल्कुल ब्रीदिंग में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है कि अच्छे से सांस ले पा रहा हूं, मैं एकदम फ्रेश फील हो रहा है। बिकॉज एटमॉस्फेयर से CO2 का कंटेंट अगर घट जाएगा तो ऑब्वियसली वहां O2 का कंटेंट जो है वो बढ़ेगा ही, तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा और फ्रेश सा फील होता है। चलिए, फिर क्या होता है बेटा कि जब और ज्यादा CO2 इसको मिल जाए, लेकिन साथ में इस बार H2O मिल जाए, CO2 मिल जाए और साथ में क्या मिल जाए? H2O मिल जाए, तो बहुत टाइम तक, लंबे समय तक ये मॉइस्चर और CO2 को अगर एब्जॉर्ब करता जाएगा, बहुत लंबे समय तक अगर ये मॉइस्चर और CO2 को एब्जॉर्ब करता जाएगा, तो क्या बन जाएगा? फिर से ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है बेटा वाटर इनसॉल्युबल। याद होगा आपको, वाटर की हार्डनेस मिटाने के लिए हमने इस रिएक्शन को इधर लेके गए थे। हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, सॉरी कैल्शियम बाइकार्बोनेट से, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा ये। कैल्शियम बाइकार्बोनेट से हम कहां आए थे बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट पे आए थे। तो इसका मतलब है ये कैसा होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। ये WI का मतलब वाटर इनसॉल्युबल है, WS का मतलब वाटर सॉल्युबल है। तो ये एक वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो आपकी मिल्कीनेस थी वो अब यहां से गायब हो जाती है। मिल्कीनेस क्या हो जाती है? डिसअपीयर हो जाती है। इसमें मिल्कीनेस नहीं होगी, गायब हो जाएगी। तो आपने देखा होगा कि जब बारिश के सीजन्स निकल जाते हैं तो हमको दीवारें फिर से फीकी लगने लगती है, और हमको लगता है कि एक बार फिर से इनमें बिल्कुल उसी तरह से वाइट वाइट दिखना जरूरी होता है, तो फिर हम फिर से वाइट वॉश करते हैं। तो बारिश के सीजन में क्या होता है बेटा? CO2 भी होती है, मॉइस्चर भी होता है, बारिश के सीजन में नमी होती है। तो क्या होता है, आपका जो CaCO3 है, जो आपको चमकीला एकदम दिख रहा है कुछ दिन तक, वो धीरे धीरे क्या करेगा? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद ये फिर से CO2 और H2 के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमको क्या होता है कि वो दीवार की वाइटनेस जो है वो कम नजर आने लगती है, तो फिर हम वापस से व्हाइट वॉश करते हैं। आई होप अगर डेली लाइफ एग्जांपल से आपको ये सारी चेन रिएक्शन समझ में आ गई होगी, है ना। उसके बाद एक रिएक्शन और लिख देता हूं मैं जो अलग से, जो इंपॉर्टेंट भी है, और फोर्थ रिएक्शन वो है कि अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन में Cl2 के साथ करवाता हूं, तो पी ब्लॉक में 12th क्लास में जाके आप पढ़ोगे कि जो हैलोजन्स होते हैं वो बेसिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं। जो हैलोजन होते हैं वो बेसिक मीडियम में क्या हो जाते हैं बेटा? डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं। बताओ, अगर डिस्प्रपोर्शनेट होना है और अभी तो Cl2 क्या है? 0 है। आप सबने तो रिडॉक्स पढ़ी हुई है, मुझे बताओ ये 0 है तो क्या -1 और +1 में चला जाएगा? तो यहां पे क्या बनता है बेटा? यहां बनता है CaCl2। क्या बनता है यहां पे? CaCl2 प्लस साथ में क्या बनेगा? CaOCl2। क्या बनता है बेटा? CaCl2 प्लस क्या बनता है? CaOCl2। ये बन जाता है CaOCl2। यहां पे क्लोरीन -1 में आ गया और यहां पे क्लोरीन जो है वो +1 में आ गया। अब +1 में क्यों आया बेटा? क्योंकि OCl माइनस का मतलब क्या होता है? HOCl मान सकते हो। HOCl का मतलब है ये क्या हो गया? +1 में हो गया। तो यहां पर भी क्या है? क्लोरीन जो है वो +1 में पड़ा हुआ है। क्लोरीन OCl माइनस में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1 है। तो इसको बोलते हैं बेटा हाइपोक्लोरस एसिड। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोक्लोरस एसिड। ये सब 12th में सीखोगे। तो अस से आइट बनता है। अस से क्या बनता है? आइट बनता है। तो इसके आयन को क्या बोलेंगे? इसके आयन को क्या बोलेंगे? हाइपोक्लोराइट आयन। इसको क्या बोलेंगे? हाइपोक्लोराइट आयन।
और हाइपोक्लोराइट आयन तो तब जब माइनस है, उस माइनस को सेटिस्फाई करने के लिए अगर कैल्शियम आ गया तो बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। क्या बोलेंगे इसका नाम? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। लिख देता हूं बेटा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कहलाता है। ये एक्टिव एजेंट होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। कभी कभी वैसे तो नहीं पूछा जाता पर बता देता हूं, एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर होता है बेटा, हमेशा ध्यान रखना, कैल्शियम के कुछ कंपाउंड्स होते हैं, बस इतना ध्यान रखना, कैल्शियम के कंपाउंड्स होते हैं। कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। कैल्शियम का क्लोराइड होता है, ठीक है। कैल्शियम का हाइपोक्लोराइड होता है, ठीक है। और साथ में 2H2O होता है। ये पूरा कंप्लीट फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का। लिखा डायरेक्ट ये दिया जाता है बिकॉज यही एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। ब्लीचिंग में इन दोनों का कोई रोल नहीं होता, इसलिए इसको डायरेक्ट लिख दिया जाता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला, कई बार आपने देखा होगा डायरेक्ट फॉर्मूला इस तरह से दिखा है, कैल्शियम 2+ है जिसमें एक Cl- है, ठीक है। एक Cl- होता है और एक OCl- होता है, इस तरह से, है ना। उस तरह से आप समझ सकते हो, OCl- होता है, ये इस तरह से हम समझ सकते हैं। ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को कई बार इस तरह से लिखा होता है। ये आपके सामने नॉर्मल फॉर्मूला है, ठीक है। ऑप्शन में अगर नॉर्मली ऐसा लिखा हुआ है तो आप इस पर टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी एक्चुअल फॉर्मूला लिख दिया जाता है कि भाई ब्लीचिंग पाउडर का एक्चुअल फॉर्मूला टोटल बताओ। एक्टिव इंग्रेडिएंट से मतलब नहीं, क्या क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर में। तो ब्लीचिंग पाउडर एक हाइड्रेटेड स्पीसीज है। हाइड्रेटेड स्पीसीज का मतलब है .2H2 लिख रहे हो ना, तो हाइड्रेटेड स्पीसीज पढ़ाया मैंने, हाइड्रेटेड। तो ये कैल्शियम का ऐसे याद रखो, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का क्लोराइड और कैल्शियम का हाइपोक्लोराइड, तीनों। तो तीनों आप वैलेंसी सेटिस्फाई करके इस तरह से लिख दीजिए। ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। चलिए इसको नोट करिए 2 मिनट में। हाँ भाई, कर लिया नोट, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए भाई, हाँ, अब ये जो रिएक्शंस सारी अपन ने पढ़ी हैं, उन सारी रिएक्शंस को एक चेन रिएक्शन में समझिए किस तरह से होता है। अब कई बार सवाल जो है वो XYZ करके इस तरह से लिख दिया जाता है कि A को गर्म किया तो B बना, C बना, D बना, है ना। ऐसे ही आपने सवाल पढ़े होंगे। आप कुछ मत करिए, मैं आपको वो सारा सवाल कैल्शियम से रिलेटेड कई बार आ जाता है, उस तरह के क्वेश्चंस कैल्शियम की इन सारी रिएक्शन से रिलेटेड आ जाते हैं। आप रिएक्शन को शुरू करिए CaCO3 से, ठीक है। आप देखिए, आपने इसको गर्म किया, ठीक है, क्या बन गया? ये CaO बन गया, प्लस साथ में कौन सी गैस रिलीज हो गई? CO2 हो गई। फिर CaO को आपने किस में? पानी में डाल दिया था, और क्या बन गया था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया था बेटा, जिसको हमने क्या बोल दिया था? स्लैक्ड लाइम बोल दिया था। स्लैक्ड लाइम को हमने CO2 के साथ रिएक्शन करवा के क्या बना दिया था? CaCO3 बना दिया था। उसके बाद यहां पे फिर से एक्सेस CO2 अगर खिला दिया, प्लस H2O अगर खिला दिया, या एक्सेस यहां नहीं लिखते हैं, काम करते हैं, इसको अपन एक बार CO2 लिख देते हैं और H2O लिख देते हैं। और फिर क्या बना दिया था? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बना दिया था बेटा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यही सब किया है अपन ने। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब वापस से गर्म करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट ही बनेगा। ये एक चेन रिएक्शन हो गई। अब इस रिएक्शन में वो ऐसे बोल सकता है कि एक कंपाउंड A जिसको गर्म करने पर कंपाउंड B और गैस C बनती है, फिर इस गैस C के रेस्पेक्ट में हमेशा इस C गैस को यहां फंसाएगा कि कंपाउंड D में फिर से गैस C मिलाने पर कंपाउंड A बन जाता है। यही तो कंपाउंड A था, तो फिर कंपाउंड A बन गया। तो इस तरह की खूब सारी रिएक्शंस जब आप इस तरह से ABCD छोड़ो, साइड में करो, जब आपको कंपाउंड्स ही पता है कि किससे क्या बनता है, तो वो ABCD दे या XYZ फर्क नहीं पड़ता, इससे आप पूरी जो रिएक्शन है वो कर सकते हो। कई बार क्या होता है, डायरेक्ट भी दे दिया जाता है, और वो डायरेक्ट का मतलब मैं समझा देता हूं आपको कि इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहां पे डायरेक्ट, इससे डायरेक्ट कई बार ये वाला पहुंचा जाता है और उसमें ये लिख दिया जाता है एक्सेस ऑफ H2O
एक्सिस ऑफ CO2 एंड H2O। अगर ये कर लोगे तो 2 बार CO2 अलग अलग खिलाई, यहां पे एक बार खिलाई, यहां पे एक बार खिलाई, यहां पे एक्सिस लिख दिया, मतलब दोनों बार जितनी खिलाई उतनी की उतनी एक साथ खिला दी, लगातार CO2 खिला दी और H2O दे दिया, तो डायरेक्ट यहां पहुंच जाओगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। दोनों स्टेप की रिएक्शंस पता होनी चाहिए, सिंगल स्टेप की भी पता होनी चाहिए। CO2 थोड़ी थोड़ी खिलाओगे तो एक एक स्टेप में आएगा, CO2 एक साथ खिलाओगे तो फिर सीधा सीधा वो बन जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये कुछ चैन रिएक्शंस थी बेटा, ठीक है। बाइकार्बोनेट, दुनिया के किसी भी बाइकार्बोनेट को गर्म करोगे तो कार्बोनेट ही बनेगा, और फिर से क्या बनेगा बेटा, कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O, यही बनेगा। अगर आप यहां पे देखोगे CaHCO3 को, आपने पढ़ा हुआ है बेटा, ये बाइकार्बोनेट को गर्म करने पे क्या बनता है, CaCO3 बनता है, प्लस क्या बनता है, CO2 बनता है, प्लस क्या बनता है, H2O बनता है। ये हमने पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है ये चीज, ठीक है। बाइकार्बोनेट्स का गर्म करने पर क्या बनता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। चलिए आ जाइए आगे देखते हैं। अब एक बचता है सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एक कंपाउंड बचता है। ये देख लेते हैं, CaSO4 CaSO4 डॉट 2H2O, इसको व्हाइट कलर से लिख लेते हैं बेटा, रुक जाओ। CaSO4 डॉट 2H2O अगर आपने लिखा है और उसको अगर गर्म किया है तो ये बनता है, मान लीजिए CaSO4 डॉट हाफ H2O बना दिया, ठीक है। इसको और गर्म किया तो बन गया CaSO4। इसका नाम होता है बेटा क्या, इसका नाम होता है जिप्सम। इसको क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। जिप्सम से जब पानी का मोल उड़ जाता है और एक कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा H2O रह जाता है तो उसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या नाम होता है इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप ये देखो 1:1/2 रेशियो है ये, कितना है बेटा, 1:1/2 है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं 2CaSO4 डॉट H2O, 2:1 लिख सकता हूं। अरे 2:1 या 1:2 एक ही बात है बेटा, है ना। इधर आधा, इधर उसका डबल होना चाहिए, तो इधर आधा है तो उधर एक है, इधर एक है तो उधर दो है। तो रेशियो बताता है कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है या जिप्सम है। जिप्सम में उल्टा होता है बेटा, जिप्सम में क्या होता है, 1:2 रेशियो होता है, 1:2 रेशियो होता है। यहां आप 2 लोगे, यहां 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। यहां आप 2CaSO4 लिख देते हो तो यहां पे 4H2O लेना पड़ेगा, यहां एक लिखा है इसलिए 1:2 रेशियो है। तो ये जो पानी के मॉलिक्यूल का जो रेशियो है, हाइड्रेट का जो रेशियो है, ये बताता है कि एक्चुअल में ये जिप्सम है या प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो कई बार प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऐसे भी लिखा होता है, आपको आप ये याद करके गए होते हो कि CaSO4 डॉट हाफ H2O सर ने बताया था। अरे मैं ये भी बता रहा हूं बेटा कि 1:2 मतलब 2:1, एक ही बात है। 2:1 रेशियो के अगर आप देख रहे हो तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसका उल्टा 1:2 रेशियो में देख रहे हो तो फिर वो जिप्सम है। तो गड़बड़ नहीं करना है दोनों ही हाइड्रेट बट रेशियो अलग अलग है, ठीक है बेटा। चलिए, जब पानी साइड में से पूरा ही उड़ जाए तो उसको बोलते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर। क्या बोलते हैं इसको, डेड बर्न्ट प्लास्टर। किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी पूछे जा सकते हैं, नीट लेवल पे भी बता रहा हूं मैं। सीधा सीधा 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सा डेड बर्न्ट प्लास्टर होता है, और डेड बर्न्ट प्लास्टर में वो कैल्शियम क्लोराइड दे देगा, कैल्शियम कार्बोनेट दे देगा, कैल्शियम सल्फेट दे देगा, या फिर एक हाइड्रेटेड फॉर्म, इनमें से कोई भी दे देगा। तो पता होना चाहिए जिप्सम कौन सा होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन सा होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इनकी ये रिएक्शन है, खाली हीटिंग रिएक्शन दी मैंने, इसको गर्म किया, पहले ये बना, फिर और गर्म किया तो जितना पानी है वो सब उड़ गया, पूरा डेड बर्न्ट प्लास्टर बोल देते हैं इसको, ठीक है भाई। ये कैल्शियम सल्फेट की रिएक्शंस हो गई। अब आ जाते हैं सीमेंट पे। कहां आ जाते हैं, सीमेंट अब पढ़ने वाले हैं अपन। अगला कंपाउंड है अपना सीमेंट। सीमेंट जो होता है बेटा वो मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स होता है। आपने सीमेंट के बैग पर एक चीज देखी होगी, सीमेंट के बैग पे लिखा होता है पोर्टलैंड सीमेंट। क्या लिखा होता है वो, पोर्टलैंड सीमेंट। अब ये पोर्टलैंड सीमेंट क्या है, क्या ये पोर्टलैंड से मंगाई गई है, पोर्टलैंड तो जो है वो जगह का नाम है, क्या ये पोर्टलैंड से मंगाई हुई, ऐसा कुछ नहीं है। सीमेंट भारत में ही बनती है, ठीक है, भारत में ही बनती है। लेकिन पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड नामक एक जगह पे
एक रॉक, आई थिंक जगह का नाम है या रॉक का नाम है, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद, बट पोर्टलैंड एक ऐसा रॉक का नाम था जो बहुत हार्ड रॉक थी, बहुत हार्ड चट्टान थी, बहुत रोबस्ट स्ट्रक्चर थी। जब साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या कंसिस्ट है, मतलब उसको थोड़ा उसकी स्टडी करी, ये इतनी हार्ड क्यों, तो देखा कि उसमें कुछ ऑक्साइड्स का मिक्सचर था। तो उन लोगों ने सोचा कि अगर इन ऑक्साइड्स के मिक्सचर को अपन खुद ही मिला दें, खुद ही बना के मिला लें, तो क्या हम इतनी हार्ड स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये दिमाग में आया और वहां से इंस्पायर होके पोर्टलैंड सीमेंट जो है बनाई गई। तो सीमेंट के बैग पे उसके सम्मान में लिखा जाता है पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो पोर्टलैंड से मंगाई हुई है। तो इसमें मिक्सचर होता है, ये वो बहुत सारा मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स होता है बेटा, मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स। अब कौन कौन से ऑक्साइड्स होते हैं, किस किस मात्रा में होते हैं, यही सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा हूं बेटा, मान लो यहाँ पे होता है सबसे पहले CaO होता है, फिर SiO2 होता है, Al2O3 होता है, MgO होता है, Fe2O3 होता है और SO3 होता है। इतने ऑक्साइड होते हैं। सर इनको याद कैसे करें, तो ठीक है, पहले तो इनका मैं वो लिख देता हूं, परसेंटेज रेशियो लिख देता हूं कि कितने परसेंट होता है। CaO होता है आपका 50 से 60%, उसके बाद ये होता है 20 से 25%, ये होता है आपका 5 से 10%, ये होता है आपका 2 से 3%, ये 1 से 2% और ये भी 1 से 2%। अब इनको याद करने का तरीका है, जो ट्रिक है वो ये है, काशी में आलू महंगे, फिर से ये तो लिख दो आप, काशी में इसको लिख दोगे आलू महंगे फिर से, काशी में आलू महंगे फिर से को डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा देना, ठीक है। फॉर गुड क्वालिटी सीमेंट, है ना, एनसीईआरटी में जो जो लिखा है वही बता रहा हूं बेटा, ऐसा कुछ मैं नहीं कि मैं आपको सीमेंट का सब कुछ पढ़ा दूंगा, क्योंकि वो सब तो ना सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, इतना हम डिटेल में नहीं पढ़ते, बिल्कुल बेसिक सी बातें कर रहे हैं कि सीमेंट के अंदर क्या होता है। फॉर गुड क्वालिटी सीमेंट दो रेशियो का हमेशा ध्यान रखा जाता है। गुड क्वालिटी सीमेंट में दो रेशियो का हमेशा ध्यान रखा जाता है, और वो दो रेशियो कौन से हैं। फर्स्ट रेशियो है, पहला रेशियो है बेटा Al2O3 और SiO2 का रेशियो होना चाहिए, ये होना चाहिए 2.424 रेशियो, मिनिमम 2.5 और मैक्सिमम 4 का रेशियो होना चाहिए, किसका, Al2O3 और SiO2 का रेशियो। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर बात करें सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो CaO और क्ले का रेशियो होना चाहिए आपका 2। अब सर ये क्ले क्या है, तो क्ले बोला जाता है बेटा, क्ले होता है, मैं आपको बता देता हूं क्ले किसको बोला जाता है। ये आपके जितने दिख रहे हैं ये सब क्ले हैं, है ना, ये सब क्या है, ये जो ऑक्साइड दिख रहे हैं इन सबको कंबाइन क्या बोला जाता है, क्ले बोला जाता है। कंबाइन फॉर्म में क्या बोला जाता है, क्ले बोला जाता है। तो अब यहां लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से मिटा रहा हूं मैं, यहां से मिटा रहा हूं क्ले को, क्ले क्या होता है वो यहां मैंने वहां बता दिया, यहां जरूरत नहीं है। अब ये रेशियो होना चाहिए 2, ये दो रेशियो आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, इन सारे ऑक्साइड को मिक्स किया जाता है, पल्वराइज किया जाता है, पाउडर्ड बनाया जाता है, बड़ी बड़ी मिल्स में इनको बारीक फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है। तो बेसिकली आप खुद सोचो, CaO के बाद ये सब कैस में आ गए, क्ले आ गए, तो जो बनता है आपका क्या, वो क्या बनता है, CaO प्लस क्ले, CaO प्लस क्ले को मिक्स किया जाता है और इसको क्या बोला जाता है, सीमेंट क्लिंकर। क्या बोला जाता है इसको, सीमेंट क्लिंकर। इसका नाम क्या होता है, सीमेंट क्लिंकर। सीमेंट क्लिंकर में मिलाई जाती है बेटा, सीमेंट क्लिंकर में क्या मिलाया जाता है, जिप्सम। क्या मिलाया जाता है, जिप्सम, और उससे बनाया जाता है क्या, पोर्टलैंड सीमेंट। इससे क्या बनाया जाता है, पोर्टलैंड सीमेंट बनाया जाता है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जितना जितना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा मैंने पढ़ा दिया है कि CaO और क्ले को मिलाकर जो हम कहते हैं वो क्या कहते हैं, सीमेंट क्लिंकर कहते हैं।
अभी सीमेंट बनी नहीं है, उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम क्यों मिलाया जाता है तो वो लिख देता हूं। जिप्सम मिलाया जाता है, यूज लिख रहा हूं, जिप्सम मिलाया जाता है टू इंक्रीज सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। जब सीमेंट में आप पानी मिलाते हो तो आपको पता है कि सीमेंट तुरंत नहीं सूखता। प्लास्टर ऑफ पेरिस 10 मिनट में हार्ड हो जाता है, 10 मिनट में, लेकिन वो इतना हार्ड नहीं हो पाता। अगर वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाए तो आप जब प्लास्टर बनवाने जाते हैं डॉक्टर के पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता, लेकिन हाँ वो सूखता बहुत जल्दी है। ठीक है, लेकिन सीमेंट इसकी तुलना में दूसरा काम है। सीमेंट धीरे धीरे सूखता है, और जो हार्ड होता है वो बहुत रोबस्ट स्ट्रक्चर बन जाता है। सीमेंट सूखने के बाद वैसे नहीं तोड़ पाओगे आप। सीमेंट का प्लास्टर बांध दोगे तो फिर हाथ सही नहीं होगा, हाथ तो उसको तोड़ने के चक्कर में हाथ फिर से टूट जाएगा। तो इसलिए मैं आपको समझा ही रहा हूं, जिप्सम जब ऐड करते हैं तो कोई स्ट्रक्चरली वो उसमें कोई चेंजेस करता होगा। इतना डिटेल में तो देखो बेटा, सीधी सी बात है, मैं भी नहीं जानता, क्योंकि कोई सिविल इंजीनियरिंग मैंने भी नहीं पढ़ी, तो मैं भी नहीं जानता, और इसके लिए इतना डिटेल में जाने की आपको भी जरूरत नहीं है। तो सीधी सी बात है कि कुछ न कुछ स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस करता होगा जिप्सम जाके, जिससे उसकी सेटिंग टाइम को इंक्रीज किया जाता है। लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा है जिप्सम इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि सेटिंग टाइम इंक्रीज होता है। सेटिंग टाइम इंक्रीज होने से उसकी जो हार्डनेस है वो इंप्रूव होती है। धीरे धीरे सेट होगी सीमेंट, धीरे धीरे जमेगी, तो उसकी हार्डनेस जो है वो इंप्रूव होगी, रोबस्ट स्ट्रक्चर होगी। और अगर सीमेंट एकदम से सूख जाएगा तो वो उतना ज्यादा हार्ड नहीं हो पाएगा। तो हमको सीमेंट से तो बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट करनी होती है, तो हार्डनेस का होना जरूरी है। इसलिए सीमेंट क्लिंकर में क्या मिलाया जाता है बेटा? जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम का यूज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूछा जा सकता है सीमेंट के अंदर जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, सीमेंट के अंदर जिप्सम क्यों मिलाया जाता है। उसके अलावा सीमेंट में क्या क्या होता है वो देख लीजिए। सीमेंट में क्या क्या होता है वो देख लेता हूं, लिखा हुआ है इसमें। सीमेंट कंटेन्स डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। CA3Al2O6 फॉर्मूला वगैरह याद नहीं हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है CA3SiO5 और ये होता है Ca2SiO4। ठीक है, ये सिलिकेट वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए नाम ही ठीक है। ये आपका जो डाई कैल्शियम है वो होता है 26%, और ये होता है आपका 51%। ये आपका होता है 51% होता है, और ये करीब करीब जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, 11-12% जो होता है वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है। ठीक है भाई, ठीक है, उसका परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है तो बचा हुआ यही होता होगा। तो पूछा जाता है कि सीमेंट के अंदर क्या क्या होता है, तो अब आप बोलोगे कि सर सीमेंट के अंदर तो ऑक्साइड थे। ठीक है बेटा, ऑक्साइड थे, लेकिन सिलिकेट भी तो था। SiO2 को बोलते हैं 3D सिलिकेट। ये SiO2 क्या है कि कैल्शियम वेल्शियम के साथ रिएक्शन करके, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके, ये तीनों ऑक्साइड आपस में रिएक्शन करके ऑक्साइड भी है, और साथ के साथ कैल्शियम का सिलिकेट भी बन जाता है, एल्यूमिनियम का सिलिकेट भी बन जाता है। तो इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो बन जाती है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बन गया ये वाला, ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बन गया, ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बन गया। एक बार के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये वाला मैंने टाइम नहीं दिया आपको नोट करने के लिए, तो इसको नोट करिए, जल्दी नोट करिए। हाँ भाई, कर लिया नोट? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। चले आगे, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। जब सीमेंट हार्ड होती है तो उस प्रोसेस में क्या क्या होता है? हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट का हार्ड हार्ड हो जाना, मतलब कि सीमेंट जब अपने घर में कंस्ट्रक्शन होता है और अपन जब सीमेंट यूज करते हैं तो उसको हार्ड होने के लिए बाद में छोड़ देते हैं। उस हार्डनिंग के दौरान क्या क्या होता है वो देखना है। हार्डनिंग के दौरान क्या क्या होता है? सबसे पहले
सबसे पहले तो सीमेंट के हार्डनेस के टाइम पर हमको ये पता है कि जब वो थोड़ी बहुत हार्ड हो जाती है, थोड़ी बहुत सूख जाती है, तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम उसको पानी से तिराई करते हैं, हम उस पर पानी छिड़कते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड वाटर स्प्रिंकलिंग, पानी का छिड़काव इस पर जरूरी होता है हार्डनेस के लिए, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। सीमेंट का सूखना कैसा प्रोसेस है बेटा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसके अलावा इंटरलॉकिंग प्रोसेस भी है। ये जो सिलिकेट्स होते हैं ये आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, और सिलिकेट आपस में इंटरलॉक होके उसको एक रोबस्ट और हार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, इंटरलॉकिंग प्रोसेस। उसके अलावा कैसा प्रोसेस होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि सीमेंट जो है वो फिर से काम में ले सकते हो। एक बार सीमेंट सूख गई तो ऐसा नहीं कि अपन ने प्लास्टर हटाया, दीवार से तोड़ा और पानी में गला के फिर से नई दीवार बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बेटा। सीमेंट एक बार सूख गई तो सीमेंट फिर से वो वाली सीमेंट नहीं बन पाएगी। अगर ऐसा होता तो पुराना घर तोड़ के नया घर बनाने में सीमेंट का खर्चा कभी नहीं आता, पुरानी सीमेंट को ही काम में ले लेते, बोले इसको पानी में गला अपन यही करेगा। ठीक है, तो हार्डनिंग ऑफ सीमेंट जो है वो इस इतने ज्यादा पॉइंट्स आपको ध्यान में होने चाहिए। रिक्वायर्ड वाटर स्प्रिंकलिंग, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इंटरलॉकिंग प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। खूब सारे सिलिकेट्स जो हैं वो आपस में इंटरलॉक करते हैं। ये जितने सिलिकेट्स होते हैं ये इंटरलॉक करते हैं। यहाँ मैंने लिखा नहीं, ये 11% होता है, लिख देना, बताया तो था, लिखना शायद भूल गया। चलिए, यहां तक चीजें समझ में आ गई आपको, आगे बढ़ सकते हैं। सीमेंट खत्म, कैल्शियम के कंपाउंड्स, इसके साथ कैल्शियम के कंपाउंड्स भी खत्म। अब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट बचता है, उसमें एनोमैलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। सब कुछ यहां पे जो मैं लिखने वाला हूं वो सब कुछ पढ़ा हुआ है, जस्ट आपको रिवाइज करवा दूंगा, बोल के लिखूंगा, एक दो चीजें बोलते बोलते लिखता जाऊंगा, आपको याद आ जाएगी। जो भी मैं बोलूंगा आप खुद सोच लेना कि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ भी नया नहीं है। पहली चीज है कि मैं यहां पर लिख रहा हूं कि रीजन क्या है। सबसे पहले लिख रहा हूं कि क्यों लिथियम जो है वो अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स से अलग व्यवहार दर्शाता है। तो उसका एक रीजन है, एक नहीं दो रीजन है, और पहला रीजन ये है बेटा, पहला रीजन ये है कि स्मॉल साइज है। पहला रीजन क्या है? स्मॉल साइज है। दूसरा रीजन है ये हाई फाई हो गया। दूसरा रीजन क्या है? हाई फाई। फाई क्या होता है बेटा? चार्ज अपॉन रेडियस। कई बार लिख चुका हूं, एक बार फिर से लिख देता हूं, चार्ज अपॉन रेडियस। चार्ज अपॉन रेडियस, चार्ज अपॉन साइज बोल दो, चार्ज अपॉन रेडियस बोल दो, इसको बोलते हैं हाई फाई, आयोनिक पोटेंशियल। फाई का मतलब क्या होता है बेटा? आयोनिक पोटेंशियल, हाई फाई अपन बोलते हैं। तो इसके चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है, और इसका जो स्मॉल साइज है वो है, इस वजह से ये एनोमैलस प्रॉपर्टीज दिखाता है। सबसे ज्यादा एनोमैलस प्रॉपर्टीज जो है वो किसके साथ? अब जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं वो डिफरेंट पॉइंट है, किसकी तुलना में? बाकी जो आपके एल्कली मेटल्स होते हैं उनकी तुलना में, है ना। बाकी जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनकी तुलना में पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं, चलो इसको अपन कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। ऐसे कर लेते हैं बेटा, ऐसे कर लेते हैं, इधर लिख देते हैं लिथियम और इधर लिख देते हैं अदर एल्कली मेटल्स। इधर आ गया आपका अदर एल्कली मेटल्स, इधर आ गया आपका लिथियम। देखिए, एनोमैलस का मतलब होता है डिफरेंट। एनोमैलस का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती है? तो रीजन सबके सेम रहेंगे, मैं फिर कह रहा हूं रीजन सबके सेम रहेंगे, बस आपको खाली यहां पे पॉइंट्स ऑफ डिसिमिलैरिटीज वाली देख लेते हैं, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस देख लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि लिथियम बाइकार्बोनेट डू नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड। ये एग्जिस्ट नहीं करता सॉलिड में। रीजन वही है क्योंकि ये हाई फाई है। हाई फाई बाइकार्बोनेट सॉलिड में एग्जिस्ट नहीं करते, पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है। तो बाकी के क्या है? ये सारे लो फाई हैं। बाकी के सारे लो फाई हैं तो क्या करेंगे? ये एग्जिस्ट कर जाएंगे, ये एग्जिस्ट कर जाएंगे। उसके अलावा यहां पे लिथियम फॉर्म्स नाइट्राइड
ये वाले नाइट्राइड फॉर्म नहीं बनाते, ये लिथियम के ये लिथियम फॉर्म्स नाइट्राइड, अदर एल्कली मेटल नाइट्राइड नहीं बनाएंगे। Li3n है ना। अब इसका रीजन क्या है? स्मॉल साइज और हाई चार्ज की वजह से इसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा आती है। इसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा आती है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, आयनिक बॉन्ड के अंदर ही पढ़ा दिया था बेटा। तीसरा पॉइंट हम सोच सकते हैं, Li2CO3 डिकम्पोज ऑन हीटिंग। ये जितने हैं ये डिकम्पोज नहीं होंगे। ये डिकम्पोज नहीं होंगे। Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, लो 5 कार्बोनेट्स डिकम्पोज नहीं होते, आयनिक बॉन्ड में पढ़ाया हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, जो मुझसे पढ़ रहे हो यहां पे, वो बेटा फिर स्टार्टिंग से मेरे चैप्टर्स ही देखना। आप मेरा पढ़ाने का, मुझे पता होता है ना कि ये चीज मैं आगे जाके नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं वहां पे बता देता हूं। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहां पर आ गए हैं सीधे विदाउट रिडॉक्स का चैप्टर भी नहीं देखा होगा जो सर ने पढ़ाया, ऋतिक सर ने रिडॉक्स नहीं देखा होगा, उसके बाद उन्होंने मेरा हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ा होगा, फिर वहां बैठ के लिख रहे हैं कि आज का लेक्चर समझ नहीं आया। अरे बेटा, जब आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं पढ़ा, आप पता है, जब आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब नहीं पता है, तो फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसी जमाने में समझ नहीं आएगा, आपको जिंदगी में नहीं आएगा। ठीक है, इस वजह से कह रहा हूं, पहले स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझ ले, कहां किस चीज की जरूरत पड़ती है वो समझ में आता। मैंने क्यों हाइड्रोजन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक स्टार्ट नहीं किए? क्योंकि रिडॉक्स की जरूरत पहले पड़ती है, तो सर पहले रिडॉक्स पढ़ाएंगे तभी तो मैं स्टार्ट करूंगा। आप क्या कर रहे हो? रिडॉक्स को स्किप करके आगे बैठ जा रहे हो सीधा, फिर कह रहे हो हाइड्रोजन हमको समझ नहीं आया। बेटा नहीं आएगा, 5 बार और देख तब भी नहीं आएगा। इससे अच्छा है एक बार रिडॉक्स देख और एक बार मेरा देख, 2 बार में काम हो जाएगा तेरा। समझ रहा था मेरी बात को? स्टेप बाय स्टेप चलो। सेम चीज कह रहा हूं, यहां अगर किसी को दिक्कत हो रही है, मैं पहले ही कह रहा हूं, यहां अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो बेटा अपना जो कमेंट टाइप करने से पहले खुद के अंदर झांक लेना कि क्या आपने केमिकल बॉन्डिंग मुझसे पढ़ी है ढंग से। अगर मुझसे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है, आयोनिक बॉन्ड पढ़ा है, फजान रूल पढ़ा है, थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा है, सॉल्युबिलिटी पढ़ी है, तो ही यहां पे आके आपको चीजें समझ आएगी। क्योंकि मैं फिर से वो चीजें नहीं लिखूंगा, मैं यहां पे आपको ऐसे थोड़ी समझाऊंगा कि Li2CO3 डिकम्पोज हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको वहां पढ़ा रखा है। हाई फाई कार्बोनेट्स जो होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, लो फाई कार्बोनेट्स डिकम्पोज नहीं होते। सेम चीज अगेन 4th पॉइंट यहां आएगा बेटा, क्या? LiNO3 डिकम्पोज to give metal oxide plus NO2 plus O2। हाई फाई नाइट्रेट्स 3 टुकड़े होते थे, याद करो, एमओ मेटल ऑक्साइड, NO2 एंड O2। जबकि यहां पे एक चीज साफ साफ देख लेना बेटा, यहां पे एक चीज साफ साफ देख लेना कि यहां पे ये जितने होते हैं लो फाई मेटल नाइट्रेट जो होते हैं वो किससे टूटते हैं बेटा? वो टूटते हैं आपके कैसे? मेटल नाइट्राइट में MnO2 प्लस O2। ये भी पॉइंट ऑफ जो है वो डिसिमिलर है, ये भी पॉइंट जो है वो अलग है, एनोमेलस है, कि लिथियम नाइट्रेट तो ऑक्साइड NO2 और O2 दे रहा है, जबकि ये जो बाकी के बचे हुए सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के नाइट्रेट जो है वो कैसे दे रहे हैं बेटा? नाइट्रेट प्लस क्या दे रहे हैं, सॉरी, नाइट्राइट प्लस क्या दे रहे हैं? O2। मेटल नाइट्राइट प्लस क्या दे रहे हैं? O2 दे रहे हैं। क्लियर है भाई? उसके बाद आगे चलते हैं, ये कुछ डिसिमिलरिटीज के पॉइंट्स हो गए थे। एक और पॉइंट बच रहा है, वो लिख लेते हैं यहीं पे थोड़ा सा। क्लोराइड ऑफ लिथियम हैज कोवेलेंट कैरेक्टर, या क्लोराइड ऑफ लिथियम सीधा लिख सकते हैं इज कोवेलेंट इन नेचर। और ये बाकी के क्या होंगे? आयोनिक होंगे। बाकी के क्या होंगे? आयोनिक होंगे। रीजन वही है, क्यों हुआ कोवेलेंट? क्योंकि हाई फाई है। हाई फाई होने की वजह से जो Cl है, Cl का
क्या कर दिया, डिस्टोर्टेशन कर दिया। किसने कर दिया, लिथियम के पॉजिटिव चार्ज ने डिस्टोर्ट कर दिया, फजान रूल। ठीक है भाई, तो कोवेलेंट नेचर बढ़ गया। इस तरह से लिथियम और अदर एल्कली मेटल्स की जो एनोमलस प्रॉपर्टीज हैं वो हमने एक्सप्लेन कर ली है। अब आते हैं कि पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। ये लिथियम मैग्नीशियम आपस में सिमिलैरिटीज क्यों दिखा रहे हैं, तो बेटा लिथियम यहां है, बेरिलियम यहां है, मैग्नीशियम यहां है, बोरोन यहां है, एल्यूमिनियम यहां है, ये यहां रहा सोडियम। ये डायगोनल रिलेशनशिप कहलाता है। क्या कहलाता है, ये डायगोनल रिलेशनशिप। बेरिलियम का मैग्नीशियम से मैच, लिथियम का मैग्नीशियम से मैच खाना, बेरिलियम का एल्यूमिनियम से मैच खाना, मतलब कि अपने अगले ग्रुप के नेक्स्ट मेंबर को जो है उसके साथ सिमिलर हो जाना कहलाता है डायगोनल रिलेशनशिप। ये क्या कहलाता है बेटा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये सब क्या कहलाता है, डायगोनल रिलेशनशिप। ये डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन क्या है, तो अगेन इसका रीजन बेटा फिर से वही है। रीजन लिख देता हूं मैं, अगेन रीजन लिख देता हूं कि इन दोनों की साइज जो है वो एग्जैक्ट सेम नहीं लिख सकते, इसलिए लिख सकते हैं सिमिलर साइज। क्या लिख सकते हैं, सिमिलर साइज एक तो, और दूसरा लिख सकते हैं सेम सिमिलर आयोनिक पोटेंशियल। सिमिलर आयनिक पोटेंशियल, सिमिलर आयनिक पोटेंशियल का मतलब होता है फाई। फाई की वैल्यू और साइज जो है इनकी आपस में मैच करती है, इसलिए इनकी खूब सारी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती है, इनके अंदर खूब सारी सिमिलरिटीज होती है। तो आपसे डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन पूछा जाए और ऑप्शन में अगर साइज और आयनिक पोटेंशियल दोनों दिए हुए हो तो बेटा फिर मोर एप्रोप्रिएट जो है वो ये जाएगा, सिमिलर आयनिक पोटेंशियल वाला। लेकिन ऑप्शन में साइज दिया हुआ है तो फिर साइज टिक कर लेना, आयनिक पोटेंशियल दिया है तो आयनिक पोटेंशियल ही आंसर जाएगा। आई होप कि दोनों साथ में कभी ना पूछे, अगर अच्छा एग्जामिनर होगा तो दोनों कभी साथ में नहीं पूछेगा, क्योंकि दोनों रीजन होते हैं, मैं जानता हूं। ठीक है भाई। अब पॉइंट्स क्या है सिमिलरिटीज के, एक साथ लिख दे रहा हूं बेटा। बोथ, जो दोनों लिथियम और मैग्नीशियम है, क्लोराइड्स ऑफ बोथ lithium and magnesium are covalent in nature। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कार्बोनेट्स ऑफ बोथ lithium and magnesium decomposes। दोनों के कार्बोनेट टूट जाते हैं। तीसरा, क्योंकि दोनों ही हाई फाई हैं तो बाइकार्बोनेट्स ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट एग्जिस्ट एज सॉलिड, सॉलिड के रूप में ये एग्जिस्ट नहीं करते। फोर्थ, नाइट्रेट ऑफ बोथ lithium and magnesium gives oxide NO2 प्लस O2। मतलब दोनों हाई फाई हैं तो दोनों सेम फॉर्मेट में टूटते हैं। ठीक है, दोनों का हाई फाई नेचर है तो दोनों के क्लोराइड्स जो हैं, क्लोराइड्स ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम exists as hydrated form। LiCl डॉट 2H2O लिख दिया, फिर यहां पे लिख दिया क्या, MgCl2 डॉट 8H2O लिख दिया। अब एनसीईआरटी में बेटा एक जगह 8H2O लिखा हुआ है, एक जगह 6H2O लिखा हुआ है। ठीक है, ज्यादा मैंने 8H2O देखा है इसलिए मैं 8H2O लिख रहा हूं कि अब ठीक है, वो प्रिंटिंग एरर होगी इस वजह से शायद लिखा हुआ होगा। क्लोराइड्स ऑफ बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर कोवेलेंट। कार्बोनेट्स दोनों के टूटते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों हाई फाई है। बाइकार्बोनेट दोनों के ही नहीं मिलेंगे। एक सेकेंड, लिथियम का एल छोटा लिख दिया। बाइकार्बोनेट्स दोनों के ही सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलेंगे क्योंकि दोनों हाई फाई है। दोनों के नाइट्रेट टूट के NO2 O2 और ऑक्साइड देंगे क्योंकि दोनों हाई फाई हैं। क्लोराइड्स दोनों के
हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलते हैं क्योंकि दोनों ही हाई फाई हैं। हाई फाई होने की वजह से ये एटमॉस्फेयर से पानी को खींच लेते हैं, एटमॉस्फेयर से पानी को खींच लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो पानी के मॉलिक्यूल्स को एटमॉस्फेयर से अब्सॉर्ब कर लेता है। तो ये मिलता है LiCl.2H2O की फॉर्म में, और ये मिलता है MgCl2.H2O की फॉर्म में मिलता है। ये कुछ सिमिलैरिटीज हो गई लिथियम और मैग्नीशियम के लिए। सेम चीज हम एल्कली मेटल के साथ साथ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए भी देख सकते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी बेरिलियम जो है वो एनोमैलस प्रॉपर्टी दिखाता है। बेरिलियम क्या दिखाता है? एनोमैलस प्रॉपर्टी दिखाता है। रीजन एनोमैलस प्रॉपर्टी का फिर अगेन वही है बेटा, रीजन फिर से लिख रहा हूं। जैसे लिथियम के लिए रीजन था वो सेम रीजन यहां पर भी आएगा। स्मॉल साइज पहला, और दूसरा होगा हाई फाई नेचर। ठीक है, अब यहां पे लिख रहा हूं एज कंपेयर टू, यहां पे लिख रहा हूं एज कंपेयर टू अदर alkaline earth metal, as compared to other alkaline earth metal। फिर आगे पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूं मैं, एज कंपेयर टू अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल। पहला पॉइंट ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम इज एम्फोटेरिक। इसके एम्फोटेरिक होते हैं, बाकियों के एम्फोटेरिक नहीं होते। अदर आर बेसिक, बाकी सारे कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। दूसरा क्या है? स्मॉल साइज हो गया, हाई फाई नेचर उसका रीजन हो गया, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड हो गया। हाँ, क्लोराइड्स, बेरिलियम, सीधा लिख रहा हूं, बेरिलियम फॉर्म्स प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड। बेरिलियम फॉर्म्स प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड्स, है ना, मतलब ज्यादातर तरह से ये कोवेलेंट कंपाउंड्स ही बनाता है। नेचर है, रीजन है हाई फाई। बाकी सब ऐसा नहीं करते, बाकियों के आयनिक होते हैं, बाकियों के क्या होते हैं? आयनिक होते हैं। एज कंपेयर टू अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल, जो बेरिलियम आपका होता है वो एम्फोटेरिक होता है, और बेरिलियम इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना। उसका रीजन है क्योंकि इसकी साइज स्मॉल है तो इसका मेटल मेटल का बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। वैसे इससे ज्यादा डिसिमिलैरिटीज इसमें बेरिलियम में ज्यादा देखने को नहीं मिलती, है ना। नाइट्राइड ये बनाता है तो नाइट्राइड सारे बनाते हैं, नाइट्राइड ये बनाता है तो नाइट्राइड सारे बनाते हैं। बेरिलियम कार्बोनेट टूटते हैं तो बाकी सारे कार्बोनेट भी टूटते हैं। बेरिलियम क्लोराइड जो है, मैंने सारा वैसे वैसे लिख ही दिया है कि बेरिलियम क्लोराइड छोड़ो, बेरिलियम ऑक्साइड वगैरह ये सब क्या होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बेरिलियम हाइड्राइड की अगर बात कर लें और मैग्नीशियम हाइड्राइड की बात कर लें तो वहां पर भी हम देख सकते हैं कि दोनों जो हैं वो क्या होते हैं? कोवेलेंट नेचर के होते हैं। एक चीज यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, दोनों नाइट्राइड बनाते हैं, यहाँ पे लिख देना भाई। बहुत, यहाँ लिख रहा हूँ 6 वाला पॉइंट लिख रहा हूँ ना, इधर लिख रहा हूँ बोथ फॉर्म नाइट्राइड Li3n एंड Mg3n2। ये भी एक सिमिलरिटी का पॉइंट था, भूल गया था, हमने यहाँ लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम तो हो गई। अब इस बेरिलियम की भी सिमिलरिटी होगी, किसके साथ होगी? ये बेरिलियम है, ये बोरोन है, ये एल्यूमिनियम है, तो इसके साथ ये सिमिलरिटी दिखाएगा। डायगोनल रिलेशन, डायगोनल रिलेशन का रीजन सेम, जो पहले लिखा हुआ है वही रीजन होगा। इसकी वजह से हम खूब सारी चीजें यहां पे देख सकते हैं कि बहुत बहुत बेरिलियम, बहुत, या यूं कर दीजिए, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम डू नॉट रिएक्ट विथ acids easily due to presence of
प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। इनके ऊपर क्या होती है कि प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर होती है, बेरिलियम के ऊपर भी और एल्यूमिनियम के ऊपर की। तो ये क्या करते हैं, एसिड के साथ बहुत आसानी से, रेडिली या इजीली जो है वो अटैक नहीं करता, एसिड इनके ऊपर अटैक नहीं कर पाता, ये रिएक्ट नहीं करते। रीजन है इनके पास खुद के पहले से इनकी सरफेस पे एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर होती है। तो ऐसा नहीं कि रिएक्शन करेंगे ही नहीं, रिएक्शन इजीली नहीं हो पाती है ना। किसी भी केमिकल सब्सटेंस की रिएक्शन आप टेम्परेचर और कंडीशंस बदल के आप करवा सकते हो। ये नॉर्मल कंडीशन की बात है, नॉर्मल टेम्परेचर की बात है। ये जो भी लिखा जाता है ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर लिखी हुई बातें होती बेटा। आप किसी भी केमिकल सब्सटेंस की रिएक्शन टेम्परेचर बदल के, प्रेशर बदल के, कंडीशंस बदल के, केमिकल एनवायरमेंट बदल के आप करवा सकते हो, है ना। कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। जो ये होना नहीं होना, ये इस तरह की जो स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस लिखी होती है आपकी केमिस्ट्री में, वो सब रूम टेम्परेचर को मद्देनजर रखते हुए लिखी हुई होती। ठीक है भाई। सेकंड पॉइंट है क्लोराइड्स बोथ फॉर्म, ऐसे लिख दो, बोथ फॉर्म हैलोजन ब्रिज्ड डाइमर इन वेपर फेज। हमने बेरिलियम का तो पढ़ ही लिया, डाइमर। ये Al2Cl6 भी हम पढ़ेंगे, Al2Cl6 भी हम पढ़ेंगे, है ना। Be2Cl6 तो हमने पढ़ लिया, Al2Cl6 भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद आती है बात तीसरे पॉइंट पे कि दोनों जो हैं क्लोराइड्स of both beryllium and aluminium are Lewis acid in nature। कैसे नेचर में होते हैं, लुइस एसिडिक होते हैं। जैसे BeCl2 ले लिया बेटा, BeCl2 ले लिया, और क्या ले लिया, AlCl3 ले लिया। इनके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये क्या करेंगे, लोन पेयर जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से दोनों ही लुइस एसिडिक की तरह, दोनों के क्लोराइड्स जो है वो लुइस एसिडिक के नेचर की तरह शो करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हो गए, सिमिलैरिटीज के पॉइंट्स हो गए बेटा। डायगोनल रिलेशनशिप में हम आप जाके देख सकते हो। इन सब का रीजन क्या है, इन सब का रीजन है डायगोनल रिलेशनशिप। और डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन क्या है बेटा, तो वो है सिमिलर साइज और सिमिलर आयनिक पोटेंशियल। कोई भी ऑप्शन में दिया हुआ हो सकता है, आप देख लेना। तो इनकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती है। एक चीज और है, इन दोनों के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, ये भी लिख दो बेटा। ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर जाए उसको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक। ये दोनों के नेचर कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई इसकी। मैंने कहा था ये थ्योरेटिकल पार्ट है और सब कुछ पढ़ाया हुआ है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट यूसेस ऑफ कैल्शियम कंपाउंड्स। मैं आपके लिए एनसीईआरटी से लिख के लाया हूं, कुछ कंपाउंड्स हैं, है ना, उनको हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट यूज देख लेते हैं। उसके बाद हम चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं, हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम, CaO का यूज होता है बेटा सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में। सबसे पहले CaO लिखा है, याद हो गया। प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर एंड मैन्युफैक्चर ऑफ डाई के फॉर्म में भी आ सकता है। मैन्युफैक्चर ऑफ डाई और शुगर के जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है उस इंडस्ट्री में भी CaO का यूज होता है। ये सब आपको याद ही रखने में आपके सामने रीडिंग लगा रहा हूँ, मैं कुछ सिखा नहीं रहा हूँ। कोई इंटरेस्टिंग सी बात आएगी और मुझे पता होगा तो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तो मैं सिर्फ रीडिंग लगा रहा हूँ। एनसीईआरटी में दी हुई लाइन से मैं आपके लिए उठा के ले आया ताकि आपको कभी इनकम्प्लीट महसूस ना हो। मैं फिर भी कह रहा हूँ जाके एनसीईआरटी पढ़नी ही है बेटा। बिना एनसीईआरटी पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा, बिना एनसीईआरटी पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़नी पड़ेगी। आप ये चाहते हो कि आप बहुत दिग्गज टीचरों से पढ़ रहे हो, आप ये सा सोच लोगे हम बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, हमको बहुत कुछ आता है, और एनसीईआरटी को आपने साइड में सरका दिया कि इसको क्या पढ़ेंगे, ये तो हमने 11वीं 12वीं में पढ़ी हुई है स्कूल में। बेटा एनसीईआरटी बहुत बड़ी किताब है, ठीक है। बहुत से टीचर्स को उसको पढ़ाना तक नहीं आता है कि उसको कैसे पढ़ाया जाता है, उसको मैनेज करके बच्चों के सामने परोसना, यही इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर प्रॉपर मैनेज्ड वे में उसको मैं आपके सामने परोस के रख दूंगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
इसलिए सीक्वेंस को थोड़ा आगे पीछे किया जाता है एनसीईआरटी में। हम इसीलिए सीक्वेंस को थोड़ा सुधार कर आपके सामने लेके आते हैं, ताकि उस किताब से आपको प्यार हो, उसमें लिखी हुई बात जब आपको समझ में आ जाएगी तो आपको मजा आएगा उसको पढ़ने में। लेकिन अगर आप पहले दिन जाके एनसीईआरटी खोल लोगे, मेरे नोट्स नहीं पढ़े हुए हैं, चीजों का कोई अता पता नहीं है, पता ही नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं, और आप सीधा एनसीईआरटी से पढ़ना जिस दिन पहली बार स्टार्ट कर दोगे, तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपको समझ नहीं आएगा और उसका गुस्सा निकलेगा, किताब बंद होगी और उसको साइड में फेंक दिया जाएगा कि एनसीईआरटी से तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं नहीं पढ़ सकता। लेकिन बेटा हो सकता हो कि कोई चीज जो है वो पहले 2 स्टेप मांगती हो, उसके बाद समझ में आता हो, तो पहले नोट्स पढ़िए, पीवाईक्यूज करिए, नोट्स पे बेस पे आपको पीवाईक्यू करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है। ये सब चीजें जब आपसे हो जाएंगी तब आपका खुद से मन करेगा कि यार मुझसे ये सब हो रहा है, कहीं कोई चीज एनसीईआरटी में रह तो नहीं गई, मैं चेक करता हूं। तो जब आप उसकी रीडिंग लगाना स्टार्ट करते हो तो आप ये चेक कर पाते हो कि मैंने क्या तो पढ़ा दिया और क्या नहीं, एक टीचर ने क्या पढ़ा दिया क्या छोड़ दिया। तो आप एक हाइलाइटर लेके बैठिए, टेक्स्ट लाइनर लेके बैठिए और उसको हाईलाइट कर दीजिए कि हाँ ये चीज जो है वो नहीं है, ये चीज नहीं है, बाकी ये तो सब नोट्स की है, ठीक है, ये मुझे आती है, ये मुझे आती है। इस तरह से जब आप बिल्कुल एनालिटिकल वे में एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो फिर मजा आने वाला है। उसमें मैं मानता हूं बहुत काम की बातें भी हैं और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको बहुत भर भर के दिया हुआ है जो बिल्कुल काम की नहीं है। लेकिन बेटा ये कंपेयर आप तभी कर पाओगे जब आप पहले ये नोट्स, मेरे नोट्स पढ़ पाओगे, आप पीवाईक्यूज लगा पाओगे, आप उतना क्या बोलते हैं उस लेवल तक तो पहुंचो पहले कि आप ये जज कर पाओ कि एनसीईआरटी के में अंदर काम की चीज क्या है। तो वो पढ़नी है, वो नहीं छोड़नी है, वो आपका दिमाग खोलेगी, वो आपके दिमाग में डाउट्स लाएगी, वो जब डाउट लाएगी तो आप सर से पूछोगे, सर आपका डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है, तब आपको मजा आएगा पढ़ने में। वरना इस तरह से पढ़ते जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चले भाई, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लैग्ड लाइम जिसको अपन ने बोला था पहले से सबसे पूरा, मैंने तो आपका पूरा क्या बोलते हैं चेन रिएक्शन ही इससे बता दी थी बेटा। व्हाइट वॉश में यूज होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लिखा हुआ है सबसे पहले देख लो। डिसइंफेक्टेंट नेचर होता है इसका। किसका होता है? वो जो एक्वस सॉल्यूशन था ना ऊपर जो आ गया था पानी, जिसको अपन ने लाइम वाटर बोला था, उस लाइम वाटर को हम डिसइंफेक्टेंट की जगह पे यूज कर सकते हैं। यूसेस इन ग्लास मेकिंग, टैनिंग इंडस्ट्री, ग्लास मेकिंग में और टैनिंग इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर प्रिपरेशन में तो इसका यूज होता ही है। इसके साथ रिएक्शन करवाई थी Cl2 की, क्लोरीन की रिएक्शन इसके साथ करवाई थी तो हमको ब्लीचिंग पाउडर मिला था, याद है? तो ये आपके यूज हो गए किसके? कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट के यूज देख लीजिए। यूज्ड एज फ्लक्स इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ये जो फ्लक्स होता है बेटा आगे जाके पढ़ोगे कि ये एक केमिकल सब्सटेंस होता है। एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स दो तरह के यूज होते हैं। CaCO3 जो है उसको गर्म किया जाता है मेटलर्जी के अंदर और वो टूट जाता है CaO में, और ये वर्क करता है बेटा किसकी तरह? बेसिक फ्लक्स की तरह। और सर ये फ्लक्स क्या है? तो बेटा ये सब यहां थोड़ी बताऊंगा, 12th क्लास में पढ़ा दूंगा। फ्लक्स क्या होता है? इंप्योरिटी को निकालने के लिए मिलाया जाने वाला सब्सटेंस। इतना जरूर बता सकता हूं कि मेटल के साथ जो भी अशुद्धि है, इंप्योरिटी है, उसको अगर आप अलग करना चाहते हो तो आपको बाहर से एक केमिकल रिएजेंट मिलाया जाता है जिसको बोलते हैं फ्लक्स। अगर इंप्योरिटी मेटल के साथ एसिडिक है तो इसको बेसिक फ्लक्स में यूज कर दिया जाता है। तो जहां जहां पे इंप्योरिटी एसिडिक होगी तो वहां वहां पे ये बेसिक फ्लक्स की तरह काम में किया जाता है। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई क्वालिटी पेपर, बहुत हाई क्वालिटी का जो पेपर बनता है, मतलब बहुत मोटे पेपर्स जो हैं वो डायरेक्ट कैल्शियम जो है कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से बनाए जाते हैं। ये एंटासिड की जगह यूज होता है ना। एंटासिड तो पता ही है, हमारे जो स्टमक में जो एसिडिटी होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो एसिडिटी होती है, तो एसिडिटी होती है ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड HCl, दैट इज RHCl। तो हमारे कुछ प्रोटॉन पंप्स होते हैं जो क्या बोलते हैं H+ सिक्रेशन करते हैं, H+ आयंस जो हैं वो सिक्रेट करते हैं और उससे क्या बनाते हैं? वो HCl बनाते हैं, प्रोटॉन पंप। तो हम टैबलेट वगैरह भी लेते हैं, लेकिन ये टैबलेट नहीं होता, ये एंटासिड होता है। ये बेसिकली जब आप इंटेक करते हो, है ना, जब आप लेते हो तो ये जाके क्या करेगा? एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। अगर सीवियर कंडीशन है तो फिर वहां पे टैबलेट दी जाती है। ये फिजिकली इंटरेक्ट करता है अंदर जाके, जो एसिडिक मीडियम होता है आपने बेसिक मीडियम डाल दिया तो वो दोनों न्यूट्रलाइज होंगे, इसलिए उसको बोलते हैं एंटा एसिड। एसिड के एंटी एसिड बोलते हैं ना, एंटा एसिड होता है ये। तो जेलुसिल वगैरह आपने देखा होगा, जेलुसिल वगैरह आपने नाम पढ़ा होगा, जेलुसिल एंटा एसिड बहुत कॉमन है। तो उनमें यही सब कंटेंट होते हैं बेटा। और भी मैग्नीशियम के कुछ कंपाउंड्स भी होते हैं जो एंटासिड होते हैं, तो वो भी आगे आ जाएंगे। माइल्ड एब्रेसिव इन टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में क्या होता है कि दांतों की घिसाई के लिए थोड़ा बहुत कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता है।
तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, एब्रेसिव नेचर के होते हैं। एब्रेसिव का मतलब होता है घिसना, है ना, एब्रेसिव का मतलब घिसना, काटना, शार्प करना, इस तरह से। तो हमारे दांतों की सफाई के लिए तो फ्रिक्शन जो आता है, हल्का हल्का आपको एक फ्रिक्शन जो महसूस होता है, आपको जो दाना महसूस होता है उस टूथपेस्ट में, वो क्या होता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। माइल्ड एब्रेसिव होता है, क्या बहुत ज्यादा एब्रेसिव तो नहीं होता, उससे तो फिर मसूड़े छिल जाएंगे। तो ये टूथपेस्ट के अंदर माइल्ड एब्रेसिव के रूप में मिलाया जाता है। कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर रहा हूं, स्पेशली मैं सल्फेट के फॉर्म में। जिप्सम का आपको पता है सीमेंट में मिलाया जाता है, इसके अलावा जिप्सम का कोई ज्यादा यूज है नहीं। यूज्ड इन बिल्डिंग इंडस्ट्री, ठीक है, पीओपी, छत पर अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं, अपन ने देखा होगा, अपन ने, हम नाम यही बोलते हैं, है ना, जो अपना घर पे जब भी काम चल रहा है तो कह रहा है कि बस सारा काम हो गया, पीओपी बची है। अब पीओपी का मतलब क्या बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही तो, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस बची है, तो ये बिल्डिंग इंडस्ट्री में काम आता है। टू फिक्स फ्रैक्चर्ड बोन, जब हमारी बोन हो जाती है तो उसको इमोबिलाइज किया जाता है। जिस हिस्से पे हमारा फ्रैक्चर होता है, सपोज यहाँ फ्रैक्चर हुआ है तो इस हिस्से को ऐसे ही रखा जाएगा, मोबाइल ना हो, उसके लिए उसको इमोबाइल करना जरूरी है। इमोबाइल करने के लिए उसमें क्या किया जाता है, एक हार्ड कवर लगा दिया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ताकि आपके हाथ की जो क्या बोलते हैं मसल्स हैं या जो हड्डियां हैं छोटी मोटी जो हैं वो मूव ना करें, इमोबिलाइज हो, ताकि हड्डी वापस से प्रॉपर जुड़ सके। तभी तो डॉक्टर साथ में कैल्शियम की टैबलेट भी देता है, तो वो कैल्शियम आपकी बॉडी में जाकर डिपॉजिट होगा और जो फ्रैक्चर बोन है वहां जाके वो डिपॉजिट होना स्टार्ट करेगा। मेकिंग कास्ट ऑफ स्टेच्यूज, ठीक है, ये तो पता ही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनती हैं, है ना। तो गवर्नमेंट हर बार, आपने देखा ही होगा, चाहे जो क्या बोलते हैं नवरात्रा हो, चाहे गणेश चतुर्थी हो, उन सब में गवर्नमेंट कहती है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां यूज ना करें, क्योंकि ये पानी में गलता नहीं है ना, ये पानी में गलता नहीं है। तो मिट्टी की गणेश जी यूज करें, मिट्टी की प्रतिमाएं यूज करें, तो ये स्टेचू को कास्ट करने के लिए भी काम आता है। चलिए, आई होप इतनी बात करने के बाद आपको चीजें याद तो रह रही होगी। कुछ सोडियम कंपाउंड्स के यूजेस भी देख लेते हैं। सोडियम कंपाउंड्स के, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा नाम से ही पता है पानी को सॉफ्ट करने के लिए काम में आता है। परमानेंट हार्डनेस का पहला मेथड यही था, सोडियम आयन वाला, ठीक है भाई। उसके बाद लॉन्ड्री एंड क्लीनिंग में काम आता ही है, घर में हम सर्फ यूज करते ही हैं कपड़े धोने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सोप एंड बोरेक्स, बोरेक्स में सोडियम आयन यूज होता है, बोरेक्स में सोडियम आयन होता है, आपको पता होगा। बोरेक्स के फॉर्मूले में जो 2 आता है वो हम पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, है ना, अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं है बट हम पी ब्लॉक में पढ़ने वाले हैं। बोरेक्स क्या होता है वो पी ब्लॉक में हम देखेंगे। तो उसमें सोडियम आयन होता है, तो उसके प्रिपरेशन में भी हमको Na2CO3 की जरूरत पड़ती है। यूज्ड इन पेपर, पेंट्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम आता है। फिर NaOH पे आ जाओ, और पहला वाला तो सेम ही है, पेपर, पेंट्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में NaOH भी यूज होता है। इन प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट के प्यूरिफिकेशन में भी यूज होता है। बॉक्साइट होता है बेसिकली Al2O3.XH2O। Al2O3 अगर हाइड्रेटेड फॉर्म में है तो उसको बोलते हैं बॉक्साइट। 2 तरह के बॉक्साइट होते हैं, मेटलर्जी में पढ़ेंगे 12th क्लास में, रेड बॉक्साइट एंड व्हाइट बॉक्साइट। बॉक्साइट के अंदर कुछ इंप्योरिटीज होती है, बॉक्साइट के अंदर कुछ इंप्योरिटीज होती है, उसको अलग करने के लिए NaOH का यूज किया जाता है। उसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, NaOH का यूज करते हैं। इन द आर्टिफिशियल सिल्क प्रिपरेशन, आर्टिफिशियल सिल्क प्रिपरेशन को भी NaOH से किया जाता है। बेसिकली NaOH जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल का मतलब वही कपड़ा उद्योग, है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब कपड़ा उद्योग, जो कॉटन फाइबर्स होते हैं उनकी मर्सराइजिंग के लिए काम आता है। एक वर्ड NCERT में लिखा हुआ है, ध्यान से सुन लेना, आप वापस से चेक कर लेना, मर्सराइजिंग ऑफ कॉटन फाइबर्स। मर्सराइजिंग का मतलब होता है इक्वल कर देना, इवनली उनको सेट कर देना। तो जो कॉटन फाइबर्स होते हैं हमारे कपड़ों में, जो कॉटन फाइबर्स होते हैं उनको मर्सराइज करता है, इवन करता है, ताकि उन पर जो अगला कलर चढ़ना है, किसी कलर का कपड़ा बना रहे हो तो उस पर कलर की डाई होगी, ताकि वो डाई जो है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो, कलर का कंजप्शन हमारे लिए कम से कम हो। क्योंकि अगर जो है कॉटन एकदम स्मूथ नहीं होंगे, फाइबर्स अगर स्मूथ नहीं होंगे तो फिर उन पर कलर का जो है डाई वगैरह, कलर का जो आप करते हो, डाई करते हो, वो इतना इवनली नहीं हो पाएगा, वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि इसकी क्वालिटी सी बेकार है। तो पहले उसको स्मूथ बनाया जाता है कॉटन फाइबर्स को, एंड दैट स्मूथनिंग प्रोसेस इज नोन एज मर्सराइजिंग, है ना, वो लिखा हुआ है मर्सराइजिंग इन कॉटन फाइबर्स, आप जाके चेक करना NCERT में। वो मर्सराइजिंग भी की जाती है बेटा, NaOH से वो मर्सराइजेशन किया जाता है, मर्सराइजेशन, हाँ ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ, मर्सराइजेशन ही है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है,
यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, फायर एक्सटिंग्विशर में भी NaHCO3 यूज होता है। इसके अलावा ये तो सबको पता है कि ये जो है वो बेकिंग के अंदर भी यूज होता है, बिकॉज बेकिंग सोडा इसको बोलते हो आप। और बेकिंग के अंदर क्यों होता है, क्योंकि ये जब गर्म होगा तो CO2 गैस रिलीज होगी। जब आप इसको गर्म करते हो ना बेटा, NaHCO3, तो ये अपन ना बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट को गर्म करोगे तो क्या बनेगा, कार्बोनेट बनेगा। और कार्बोनेट के साथ बनते ही कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2 होगी और H2O। ये जब गैस रिलीज होती है तो इसकी वजह से जो ब्रेड होती है, ब्रेड, उसको फ्लफी बनाया जाता है, स्पंजी बनाया जाता है, फ्लफी बनाया जाता है। क्यों होती है वो स्पंजी और फ्लफी क्यों होती है, क्योंकि वो CO2 जब रिलीज होती है तो उसके रिलीज होने की वजह से ही वो ब्रेड जो है वो फ्लफी बनती है। इसीलिए बेकिंग इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है, तभी तो इसको बेकिंग सोडा बनाया जाता है। बेकिंग करने में काम आता है। बेकिंग करने में कैसे काम आता है कि जब इसको हीट करोगे, आपने ये मिलाया और ये जब हीट होगा तो ये CO2 गैस रिलीज करेगा। वो CO2 गैस जो आपका क्या बोलते हैं ब्रेड है, उस ब्रेड को सॉफ्ट बनाएगा, फ्लफी बनाएगा रिलीज करके। इसलिए इसको बेकिंग इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। तो यहां पे एक और लिख देते हैं, यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री। हाँ जी, सम अदर इंपॉर्टेंट यूजेस भी लाया हूं मैं आपके लिए, और उसमें अब ये पर्टिकुलर मेटल्स के यूज है, वो कंपाउंड्स के यूज थे। हमने सोडियम और कैल्शियम दो के कंपाउंड एनसीईआरटी में हेडिंग लगी हुई है, तो मैं सोडियम के यूसेस भी लेके आ गया, कैल्शियम के यूसेस भी लेके आ गया। अब आपके सामने है कुछ मेटल्स के यूजेस, उन्होंने एक पैराग्राफ के रूप में लिखा हुआ है। जैसे एल्कली मेटल स्टार्ट हो रहा है तो एल्कली मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के आसपास कहीं पे यूसेस लिखे हुए हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल जब स्टार्ट हो रहा है तो उसके आसपास कहीं यूसेज लिखे हुए हैं। तो मैं वो यूसेज यहां से पॉइंट बना के छांट के ले आया, ताकि आपको पैराग्राफ पढ़ने में कोई ज्यादा दिक्कत होती हो तो किसी किसी को पॉइंट्स में पढ़ने में ज्यादा मजा आता है तो आप पॉइंट्स में पढ़िए। सीजियम इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, रीजन लिख रहा हूं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ड्यू टू वेरी लो IP, लो आयोनाइजेशन। किस रीजन की वजह से ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज होता है? सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, ये सनलाइट में ही इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। तो फिर सनलाइट से अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो वहां पे वो करंट प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो करंट प्रोड्यूस होगी। तो रीजन लिखा हुआ है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, मतलब लिए दिए बैठा रहता है इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। उसके बाद लिथियम पर आ जाते हैं, ये सीजियम का यूज हो गया। लिथियम इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जो हमारी बैटरी होती है, मोबाइल की बैटरी होगी, छोटे छोटे सेल्स होंगे, हमेशा आप देखना एक चीज लिखी होगी, लिथियम आयन बैटरी। क्या लिखा होगा वहां पे? लिथियम आयन बैटरी, ऐसा लिखा होता है, लिथियम आयन बैटरी। वो रीजन यही है, लिथियम इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है, लिथियम आयन के रूप में यूज किया जाता है। लिथियम इज यूज्ड इन एलॉय फॉर्मेशन। लिथियम जो है वो खूब सारे एलॉय के साथ, मतलब खूब सारे मेटल के साथ, एलॉय का मतलब होता है एक से दूसरा मेटल, एक साथ एक से ज्यादा मेटल्स को मिक्स करके एक जो मिक्स मेटल बनाया जाता है उसका नाम होता है एलॉय। एलॉय के अपने फायदे होते हैं, जिस तरह से लिथियम को अगर लेड के साथ मिक्स करके कुछ बनाओगे तो उसको प्रॉपर, उस एलॉय का नाम होता है व्हाइट मेटल। उस एलॉय का नाम क्या होता है? व्हाइट मेटल। लिथियम और लेड के एलॉय का नाम होता है बेटा व्हाइट मेटल। लिथियम को एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन करके भी बिल्कुल लाइट वेट मेटल बनाया जाता है, जो एयरक्राफ्ट पार्ट्स में यूज होता है, जिनकी स्ट्रेंथ तो हाई होती है लेकिन वेट बहुत कम होता है। तो एयरक्राफ्ट में क्या होते हैं? एयरक्राफ्ट में ऐसे मेटल की हमको मटेरियल की जरूरत होती है, ऐसे एलॉयज की जरूरत होती है जो हो तो लाइट वेट लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो, हल्के होंगे लेकिन मजबूत होंगे, ताकि हल्के होंगे तो उनको उड़ने करने में आसानी रहती है। एयरक्राफ्ट को बहुत ज्यादा हैवी नहीं बनाया जाता है, तो एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो हल्के बट स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होती है। उसके बाद सोडियम और पीबी के एलॉयज जो हैं वो जरूरत पड़ती है PbEt और ET मतलब इथाइल है, और PbMe मतलब मिथाइल है। तो ये जो लेड के दो कंपाउंड्स आपको दिख रहे हैं, ये पहले पेट्रोल पंप पर 2 स्ट्रोक गाड़ियां जब आती थी तब पेट्रोल के अंदर ये चीज मिलाई जाती थी, पीबी है ना, ये PbEt4 एंड PbMe4, ET फॉर इथाइल, Me फॉर मिथाइल।
ये चीजें पेट्रोल के अंदर मिलाई जाती थी जब 2 स्ट्रोक व्हीकल्स होते थे। आज के जमाने में 4 स्ट्रोक व्हीकल है, ठीक है, तो पेट्रोल हटा दिया, इनसे हटा दिया। तो मैंने अर्लियर लिखा है, अर्लियर यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एडिटिव्स टू पेट्रोल, है ना। ये पेट्रोल के अंदर मिलाया जाता था जिससे जो आपके इंजन है उनके अंदर एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी से ये काम करे। मतलब कि अगर नॉकिंग बहुत ज्यादा होगी तो आवाज आएगी, आवाज आएगी तो किसी के पार्ट के टकराने से आएगी, इससे इंजन की लाइफ जो है वो कम हो जाएगी। तो ये स्मूथनिंग का काम करते थे। आपने कई बार मतलब मेरे को लगता है आपने नहीं देखा होगा, बिकॉज इतने साल तो हो ही गए हैं, शायद देखा हो, सीसा रहित और सीसा सहित पेट्रोल 2 बोर्ड लगे होते थे। सीसा सहित का मतलब, सीसा बोलते हैं बेटा लेड को, सीसा किसको बोलते हैं, लेड को। सीसा सहित का मतलब है कि वो पेट्रोल जिसमें लेड मिला हुआ है, और लेड की फॉर्म में, लेड किसकी फॉर्म में मिला हुआ है, इनकी फॉर्म में मिला हुआ होता था। तो अब ऐसे इंजन ही नहीं आ रहे हैं जिनमें इस तरह के पेट्रोल की जरूरत पड़े, या ऐसे पेट्रोल की जरूरत पड़े जिनमें ये दोनों मिले हुए हो। अब तो सारी 4 स्ट्रोक गाड़ियां आ रही, सारी एडवांस गाड़ियां आ रही है, उनमें कहीं पे भी लेड को मिक्स नहीं किया जाता। तो अब पेट्रोल पंप्स पे आपको इस तरह के 2 टैग देखने को नहीं मिलेंगे, सीसा सहित और सीसा रहित। अब सारे सीसा रहित ही है बेटा, लेड विदाउट लेड ही है अब सब, है ना। विदाउट लेड और विथ लेड 2 होते थे पहले। KOH इज यूज्ड एज एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंट ऑफ CO2। KOH क्या है, बेसिक है, ये बेस है, और ये क्या है, एसिडिक है। तो क्या होगा, कई जगह पे आगे जाके पी ब्लॉक पढ़ोगे 12th क्लास में, तो O2 के प्रोडक्शन में, N2 के प्रोडक्शन में, इनके प्रोडक्शन में KO2 को, KOH को यूज किया जाता है, क्योंकि मॉइस्चर एयर है। एयर में क्या क्या होती है, O2 भी होती है, N2 भी होती है, ठीक है, CO2 भी होती है, और H2O भी होता है, मॉइस्चर भी होता है। तो मॉइस्चर तो क्या कर लिया जाता है कि ड्राई कर लिया जाता है एयर को, तो मॉइस्चर तो हट जाता है। लेकिन CO2 को कैसे रिमूव करें, तो एयर में से CO2 को हटाने के लिए KOH का यूज किया जाता है, बेस का यूज करके CO2 को रिमूव करा दिया जाता है। फिर बचती है O2 और N2। तो O2 और N2 को जो है पहले लिक्विफाई किया जाता है, और लिक्विफाई करके इनका डिस्टिलेशन किया जाता है, और डिस्टिलेशन करके इनका एटॉमिक वेट अलग अलग है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, उससे O2 N2 को सेपरेट किया जाता है। तो चाहे N2 की प्रिपरेशन हो, चाहे O2 की प्रिपरेशन हो, मैंने आज आपको यहीं पे खड़े खड़े 11th क्लास में O2 और N2 की प्रिपरेशन बता दी, वो भी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, कि एयर से O2 और N2 इस तरह से बनाया जाता है। चलिए, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेरिलियम इज यूज्ड इन एलॉयज। कॉपर और बेरिलियम को मिक्स किया जाता है हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग्स बनाने के लिए, कोइल्स बनाई जाती है बहुत हाई स्ट्रेंथ की। अगर कोइल्स बनानी है, स्प्रिंग्स बनानी है, तो बेरिलियम और कॉपर का अलॉय जो है वो काम में लिया जाता है। बेरिलियम इज यूज्ड इन एक्सरे ट्यूब्स। एक्सरे ट्यूब्स में जो विंडो बनी होती है, जहां से एक्सरे को निकाला जाता है, वो जो विंडो बनी होती है, उस विंडो में बेरिलियम का यूज किया जाता है। और एज सच साइंटिफिक रीजन क्या है इतना तो मुझे नहीं पता, बट लिखा हुआ था तो मैंने पढ़ लिया कि है ना, और लिख भी लिया आपके लिए। मैग्नीशियम ऑल्सो फॉर्म अलॉयज विद एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम एंड टिन यूज्ड इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। तो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में बहुत सारे मेटल्स, बहुत सारे अलॉयज डिफरेंट डिफरेंट यूज के लिए यूज होते हैं। सपोज उसकी मेन बॉडी पार्ट, उनके विंग्स कैसे होने चाहिए, उनके फैन में कोई अलॉय दूसरा यूज हो रहा है, तो होंगे हमेशा ऐसे ही अलॉयज जो लाइट वेटेड होंगे, ये तो तय है। तो ऐसे खूब सारे अलॉयज, अगर मैग्नीशियम को मैं एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीज और क्या बोलते हैं टिन के साथ मिक्स कर दूं, तो ये सब भी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज होता है। सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड दैट इज ऑल्सो एंटा एसिड। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मिल्क ऑफ लाइम नहीं है, कंफ्यूज मत होना। लाइम वर्ड आ गया वहां पे मैग्नीशियम आ नहीं सकता, ये बात ध्यान रख लेना। लाइम आ गया मतलब कैल्शियम आएगा, लाइम वर्ड आ गया इसका मतलब क्या आएगा बेटा, कैल्शियम आएगा। तो मिल्क ऑफ लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है सस्पेंशन, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है बेटा क्या, सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट को टूथपेस्ट में भी यूज किया जाता है। Calcium and barium show high reactivity with O2 and N2, hence you to create vacuum tubes. वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब वहां से एयर हटाना है।
एयर हटाना है, मतलब मैक्सिमम तो O2N2 होते हैं एयर में, तो हटाना है उसको, तो क्या करोगे, क्योंकि कैल्शियम और बेरियम की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, टॉप टू बॉटम आते हैं तो एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, याद रख लेना, टॉप टू बॉटम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी बढ़ती है, ये नीचे के हैं तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, तो इन मेटल्स को क्या कर दिया जाता है, ये मेटल्स तुरंत डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड और नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बना लेते हैं, ये दोनों बहुत जबरदस्त तरीके से क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड और नाइट्राइड बना लेते हैं, कुल मिला के O2 और N2 को अगर खा जाएंगे तो ट्यूब में क्या हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि O2N2 जब नहीं रहेगा तो उसी को तो हम वैक्यूम बोलेंगे बेटा। रेडियम इज यूज्ड इन रेडियोथेरेपी इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, आपको पता ही है, कीमोथेरेपी वर्ड सुना होगा आपने कैंसर के ट्रीटमेंट में, तो वो जो कीमोथेरेपी होती है बेसिकली वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से ही होती है, वन ऑफ दोज इज रेडियम, एंड कोबाल्ट आल्सो इज यूज्ड एज कीमोथेरेपी, यूज्ड इन केमोथेरेपी इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कोबाल्ट भी यूज होता है, कोबाल्ट के कुछ आइसोटॉप्स यूज होते हैं, रेडियम भी यूज होता है, इस तरह की कीमो जो है वो डिफरेंट तरीके से यूज की जाती है ऑन द सीवियरिटी बेसिस की कैंसर में कौन सी स्टेज पर है उस हिसाब से ये जो है सेलेक्ट किया जाता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल भी आपके पास, इनके यूसेस भी हो गए। इसके अलावा अब जो आपके सामने अगर कुछ बच रहा है बेटा, वैसे मैंने ऑलमोस्ट सब करवा लिया है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपके, एक तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम, है ना, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, मैं कह रहा हूं वो मैंने नहीं पढ़ाए हैं, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पोटेशियम, कैल्शियम, ये चारों आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ने हैं, है ना, आपको मतलब हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि ये चीज वहां से जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि नीट के पेपर में ये बायोलॉजी से रिलेटेड जो यूजेस होते हैं ना बेटा, ये कई बार पूछ लिए जाते हैं और पूछे हुए भी हैं, तो आप पढ़िएगा जरूर, एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। ये 4 पॉइंट मैंने छोड़े हैं, ऑलमोस्ट आधा पेज होगा, ये चारों पॉइंट अगर मिला लो तो एक आधा पेज होगा, आधा पैराग्राफ, मान लीजिए आधे पेज पे आने जितना पैराग्राफ होगा, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके साथ हमारा एस ब्लॉक जो है वो कंप्लीट हो चुका है ना, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।